इंडिया में आज 5 करोड़ से ज्यादा दिल के मरीज हैं। यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि युवा और बच्चे तक इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और इस मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस के हेड सिद्धार्थ सिंघल। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है, तो इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिंघल साहब, प्लीज हमें बताइए। थैंक यू राकेश जी। सबसे पहले तो मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए देखिए, सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि आपने कहा कि भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो हार्ट पेशेंट्स हैं, या मतलब हार्ट का किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई एक बीमारी है, डिसऑर्डर है। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे लोगों के लिए और इन जनरल सबके लिए भी कि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ज़रूर ले अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो सबसे पहले ये है कि जब आप फिट एंड फाइन होते हैं, आप यंग होते हैं, तब आप जरूर एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और एक बड़ा कवरेज के साथ, मैं कहूंगा कि कम से कम 10 लाख रुपए तक की कवरेज के साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लें, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई रूम रेंट लिमिट ना हो, कोई को पेमेंट ना हो, मतलब जो आपको बेसिकली किसी भी तरह का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आपको इलाज का एक मौका दे। तो आई थिंक इस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर ले लेना चाहिए हर व्यक्ति को, अगर किसी ने अभी तक नहीं लिया तो। सर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस की तो कोई कमी नहीं है। जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करने वाली कंपनियां हैं उनके अलग अलग अपने प्लान हैं, लेकिन क्या कोई हार्ट की ट्रीटमेंट के लिए कोई डेडिकेटेड पॉलिसी बाजार में उपलब्ध है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है। जैसे कि देखिए, अगर किसी को मान लीजिए किसी ने पहले हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा और अभी मान लीजिए किसी की पास्ट में कोई हार्ट सर्जरी हुई है, मान लीजिए एंजियोप्लास्टी हुई है, हार्ट अटैक आया जिसमें स्टेंट डले उनको, तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए, इस तरह के व्यक्तियों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा स्पेसिफिक हार्ट रिलेटेड प्लान्स लॉन्च किए गए हैं। मल्टीपल प्लान्स हैं अवेलेबल मार्केट में, जो कि टिपिकली उन कस्टमर्स के लिए हैं जिनको लास्ट 2 साल से 7 साल में मान लीजिए उनको किसी का एंजियोप्लास्टी हुआ है, किसी का कुछ मान लीजिए ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। तो इस तरह से आगे उनको खर्चे से बचाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा कुछ नए प्लान्स लॉन्च किए गए हैं मार्केट में, जो अवेलेबल हैं, जो कस्टमर्स देख सकते हैं। नहीं सर, मुझे आपकी बात जो है पूरी तरह से समझ में नहीं आई। मैं यह जानना चाहता हूँ कि 2 चीजें हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने, अगर कोई 30 साल या 25 साल का कोई व्यक्ति है और उसके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और वह ऐसी पॉलिसी चाहता है कि जिसमें एक्सक्लूसिवली हार्ट ट्रीटमेंट की बेहतर फैसिलिटी मिले, तो क्या इसके लिए उसे कुछ अलग से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा? क्या इस तरह की प्लान पहले से मौजूद है, या पहले से जो प्लान मौजूद है उसमें हार्ट ट्रीटमेंट जो है वो कवर होता है, बाकी बीमारियां भी कवर होती है? तो मैं यह जानना चाहता हूँ क्या इसके लिए अलग से कुछ है या जनरल ये हेल्थ पॉलिसी ही लेना काफी है? देखिए, इसको ना 2 भागों में बांटते हैं सर, मैं इसका ताकि अच्छे से इसका जवाब दे पाऊं। एक तरह के कस्टमर हैं, जैसे कि आपने बताया कि 25 से 30 साल का व्यक्ति है, मैं फिट फाइन हूं, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, बट मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आगे चल के अगर कोई मेरे को हार्ट से रिलेटेड कंडीशन हो तो वो मेरी पॉलिसी में कवर हो, राइट? तो सबसे पहले तो जो भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज मिलती हैं आज की डेट में, जो एक रेगुलर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स मिलते हैं, अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी नहीं है तो उन सब प्लान्स में अगर कल को आपकी कोई सर्जरी होती है या कोई भी हार्ट रिलेटेड कंडीशन होती है, वो ऑटोमेटिकली कवर्ड होती हैं। वो 30 दिन के बाद ही कवर्ड होती है। मान लीजिए आज मुझे कुछ नहीं है, मैंने पॉलिसी ली, पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद अगर मुझे मान लीजिए कोई हार्ट अटैक आया या कोई हार्ट रिलेटेड मेरे को कोई कॉम्प्लिकेशन हुई जिसकी वजह से मुझे अस्पताल में जाना पड़ा, तो वो कवर होगा, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज उसको कवर करेंगी।
दैट इज वन। उनमें हेल्थ चेकअप्स भी बिल्ट होते हैं अलग अलग तरीके के, जो कि जो आप एक नॉर्मली एक वंस इन अ ईयर आप ले सकते हैं, दैट इज वन। दूसरे तरीके के कस्टमर्स जो हैं जिसका मैं बता रहा था कि ऑलरेडी मेरे को एक हार्ट कंडीशन है, मान लीजिए मैं ऑलरेडी मेरे को एक सर्जरी हो चुकी है पास्ट में, ठीक है, अब अगर मैं नॉर्मल प्लान लेने जाऊंगा तो हो सकता है मुझे बहुत सी कंपनीज नॉर्मल प्लान देना शायद ना दे, मेरे को ना मिले मेरे को, जो कि मेरा प्रैक्टिकल बात भी है। बट यस, इस तरह के कस्टमर्स के लिए इंश्योरेंस कंपनीज ने स्पेशल प्लान्स लॉन्च किए हैं जिनको कार्डियक केयर प्लान्स बोला जाता है, जो कि कार्डियक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए लॉन्च किए गए, ताकि उनको आगे आने वाले अगर कोई कार्डियक के खर्चे हैं, मतलब कुछ हार्ट रिलेटेड खर्चे हों, वो ताकि उनको वो कवरेज मिल सके। तो यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि एक तो ऑप्शन है कि हम जनरल हेल्थ पॉलिसी लें, यानी कि मार्केट में कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी कह सकते हैं, कि जो मार्केट में पहले से मौजूद है वो ले लें, या और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो हार्ट के लिए, कार्डियक ट्रीटमेंट के लिए जो डेडिकेटेड पॉलिसी है वो भी बाजार में उपलब्ध है। तो मेरा ये सवाल है कि कोई, जैसे फिर मैं वही सवाल दोहरा रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अभी कोई पॉलिसी नहीं है, किसी तरह की हेल्थ पॉलिसी नहीं है, तो उसे कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी लेनी चाहिए या डेडिकेटेड हार्ट ट्रीटमेंट पॉलिसी लेनी चाहिए? अगर ऐसा व्यक्ति है उसको एक ही पॉलिसी लेनी चाहिए, जो कि पहली वाली पॉलिसी मैंने बताया, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जिसमें सभी तरीके के आपके ऑप्शंस मौजूद हैं, और कस्टमर को वही पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर फ्यूचर में चल के आपको हार्ट रिलेटेड कोई कंडीशन आती है, वो उसी पॉलिसी में भी कवर हो जाएगी, तो आपको अलग से कोई एक और पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस जो दूसरी पॉलिसी जो मैंने बताया वो आपको तब लेनी होगी कि अगर मैंने पहले कोई मेरी पॉलिसी नहीं चल रही थी, बीच में अब मुझे हार्ट अटैक आ गया, सर्जरी आ गई, तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी कहे कि आप जो रेगुलर पॉलिसी जो मैं अगर किसी फिट व्यक्ति को देता तो वो मैं आपको उस पॉलिसी नहीं दे सकता, बट आपके लिए मैंने स्पेशल कार्डियक पॉलिसी बनाई है। तो दोनों ही सिनेरियो में कस्टमर को सिर्फ एक ही पॉलिसी लेनी है, दो पॉलिसीज लेने की जरूरत नहीं है। एक पॉलिसी तो इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है, जब आप फिट एंड फाइन होते हैं तो आप उस टाइम पे ही एक अच्छा कवरेज अमाउंट लेके अच्छी पॉलिसी ले लें, ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत हो तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। सिंघल जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आए दिन यह सुनने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो उसे बीमारियों के इलाज के लिए एक उसकी जो लिस्ट होती है ना, एक्सक्लूजन लिस्ट और इंक्लूजन लिस्ट, तो उसमें जैसे जैसे आपकी पॉलिसी पुरानी होती है वैसे वैसे बीमारियों का कवरेज बढ़ता है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आज अगर मैं खुद के लिए कोई हेल्थ पॉलिसी ले रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी ले रहा हूँ, तो क्या कल या परसों अगर मुझे हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या उस पॉलिसी में हमें उसकी सुविधा मिलेगी, या हमें कहा जाएगा कि नहीं, आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे हेल्थ पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए? हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा सवाल है राकेश जी। देखिए, किसी भी पॉलिसी में 3 तरीके के वेटिंग पीरियड जिनको कहा जाता है कि आपको इतना समय जरूर पहले बिताना पड़ेगा उस पॉलिसी में, तब जाके आप उस पॉलिसी में उस वेटिंग पीरियड से रिलेटेड बेनिफिट उठा पाते हैं। तो 3 तरीके के बहुत संक्षेप में जैसे मैं बताता हूँ कि 1 इज आपका इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है, जो पहले 30 दिन होता है, हर पॉलिसी में होता है। उसका मतलब यह है कि आप आज पॉलिसी लेके अगले 30 डेज तक कोई क्लेम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड क्लेम हो। 30 दिन के बाद अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश, डेंगू, हार्ट अटैक, किसी भी कारणवश, जो कि आपके मतलब ऑलरेडी कोई बीमारी नहीं थी आपके उसमें, तो आप उससे रिलेटेड क्लेम कर सकते हैं। तो बट आपको ये पहला इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड जरूर होता है पॉलिसी में। दूसरा वेटिंग पीरियड जो होता है वो होता है स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड, जैसे स्लो ग्रोइंग डिजीज वेटिंग पीरियड भी कहा जाता है उनको, जो जनरली 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। इसमें हर्निया, कैटरैक्ट, ऐसी कुछ बीमारियां लिस्ट करी गई हैं हर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कि इनसे रिलेटेड क्लेम आपको 2 साल के बाद ही मिलेगा। तीसरा जो वेटिंग पीरियड है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। इसका मतलब यह है कि जब मैं पॉलिसी ले रहा था तो मान लीजिए मेरे ऑलरेडी डायबिटीज या हाइपरटेंशन में सफर कर रहा था, तो उसको क्लासीफाई किया जाता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज।
वो जनरली 3 से 4 साल होता है डिपेंडिंग ऑन पॉलिसी टू पॉलिसी की। उनसे रिलेटेड अगर मेरा कोई क्लेम आया तो मेरे को 4 साल बाद ही मिलेगा क्लेम। अगर मेरे पास कोई ऑलरेडी बीमारी नहीं थी, मुझे मान लीजिए हार्ट अटैक फॉर एग्जांपल, मेरे को कभी नहीं हुआ हार्ट अटैक, और मेरे को अब हार्ट रिलेटेड कोई इशू आया है तो मैं 30 दिन बाद ही मेरे को मिल जाएगा उसमें क्लेम। तो ये जरूर जानना बहुत जरूरी है कस्टमर्स के लिए कि वेटिंग पीरियड्स क्या होते हैं और कितने वेटिंग पीरियड। सिंघल जी, चूंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है तो मैं अपनी बातचीत जो है वो हार्ट से संबंधित ही रखूंगा, उसी से। तो मैं यह जानना चाहता हूँ, आपने तो बता दिया है लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आज पॉलिसी ले रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति आज पॉलिसी ले रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी खरीद रहा है और उसे 30 दिन के बाद या 2 महीने के बाद हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे उस पॉलिसी का फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। कंपनी यह नहीं कह सकती कि चूंकि आपकी पॉलिसी अभी 2 महीने पुरानी है, 3 महीने पुरानी है, तो आप इसका फायदा उठाने के लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए, अगर उस पॉलिसी में आपको जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने एक नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेते हैं, आपको कोई पहले बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, 30 दिन बाद अगर बाई एनी चांस आपको किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है तो उसको पूरा फायदा मिलेगा उसकी। धन्यवाद सर। सिंघल जी, एक चीज मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से बीमारियों के इलाज पे आने वाला खर्च बढ़ रहा है और सरकारी अस्पताल में ज्यादातर लोग जाना नहीं चाहते, खासकर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ जाना चाहते हैं, जो बड़े शहरों में हैं, और वहाँ इलाज का खर्च बहुत ज़्यादा है। तो मेरा यह सवाल है कि इस तरह की स्थिति जो आज हमारे देश में है, तो देखते हुए क्या सरकार को हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाने के लिए क्या कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई उपाय नहीं करना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है राकेश जी। एक्चुअली देखा जाए तो सरकार की तरफ से और इनफैक्ट जो हमारे एस्टीम्ड रेगुलेटर की तरफ से अब काफ़ी कोशिशें हो रही हैं कि अफोर्डेबल ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाए हेल्थ इंश्योरेंस को, क्योंकि हर तरीके के मतलब क्योंकि ज़्यादातर मासेस में अफोर्डेबल ज़रूर चाहिए। आरोग्य संजीवनी जैसे करके एक प्लान्स हैं लॉन्च किए थे, इनफैक्ट और भी हर इंश्योरेंस कंपनी ये कोशिश करती है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल कैसे बना पाएं, क्योंकि अल्टीमेटली इंश्योरेंस एज अ कॉन्सेप्ट इस पे चलता है कि 100 लोग अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उनमें से 1 या 2 ही लोग एक बड़ा क्लेम लें ताकि इंश्योरेंस कंपनी उसको पे कर पाए। तो आइडिया बिल्कुल, आपका बात बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लान्स अफोर्डेबल बने। इसी करके आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज एक मॉड्यूलर प्लान्स को लॉन्च कर रही हैं मार्केट में। पहले क्या होता था, आज से 2 साल 3 साल पहले, या तो आपके पास एक प्लान है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते थे, बट अब आप अपनी पॉकेट के हिसाब से उसमें किसी भी तरीके से फीचर्स कम भी कर सकते हैं जिससे आपका प्रीमियम कम हो जाए, और आप फीचर्स बढ़ा भी सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए सब सुविधाएं चाहिए तो आप ज्यादा प्रीमियम देके सुविधाएं बढ़ा भी सकते हैं। तो अब ऑलमोस्ट इस तरह के ज्यादा नए प्लान्स आ रहे हैं मार्केट में जहाँ पे हर तरीके का, हर वर्ग का व्यक्ति एक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकता है। सिंघल जी, यह जो रही हार्ट को लेकर पॉलिसी से जुड़ी हमारी बातचीत। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जिसे हेल्थ पॉलिसी के बारे में, इसकी बारीकियों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और वह चाहता है कि हमारे पास एक पॉलिसी हो जिसका फायदा वह जरूरत पड़ने पर उठा सके, तो पॉलिसी खरीदने से पहले किसी व्यक्ति को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? और क्योंकि अगर वह इन सब रिसर्च अगर उसके पास पहले से है तो उसे फैसला लेने में, सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। तो मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का प्लान बना रहा है तो उसे पहले से किन बातों को जान लेना चाहिए? देखिए, 2-3 बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई भी हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि अगर कल को मेरे को कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो मुझे उसमें क्लेम मिले। एंड
मुझे एक तरीके से पूरा क्लेम मिले, राइट। तो सबसे पहले दो तीन बातें का, जो भी आपकी करंट हेल्थ कंडीशन है वो जरूर आप डिक्लेयर करें। चाहे आपकी कोई लाइफस्टाइल हैबिट है, जैसे मान लीजिए स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, किसी की भी व्यक्ति की, वो जरूर डिक्लेयर करें ताकि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को पता हो कि आपका करंट स्टेटस क्या है। दैट इज वन। दूसरा चीज है, ऐसे प्लान्स जरूर देखें जहां पे किसी तरीके की लिमिट्स ना हो या बहुत कम से कम हो। जनरली अमूमन ये लिमिट्स क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए रूम रेंट पे एक लिमिट होती है कि भाई आप 5,000 का रूम रेंट ले सकते हैं, बट इससे ऊपर जाएंगे तो आपको एक तरीके से अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। बट अब बहुत सारे प्लान ऐसे आ गए जहां आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए उसमें कोई को पेमेंट ना हो, कोई सब लिमिट्स जिसको हम कहते हैं कि भाई कोई सब लिमिट्स ना हो की, तो जनरली आपको ये प्लान देखने चाहिए जहां पे लिमिट्स बहुत ही कम हो या बिल्कुल ना हो एक्चुअली। तो एंड उसके बाद आप मतलब कंपनी का जो एक क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है कि उसने कितने क्लेम सेटल किए हैं, कितने परसेंटेज क्लेम सेटलमेंट किए हैं, उस बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि एक डिसेंट पॉलिसी अपने लिए और अपने परिवार के लिए, ताकि कोई भी आने वाला खर्चा हो तो आप एटलीस्ट उस पॉलिसीज को इस्तेमाल कर सकें। सर एक सवाल मेरा यह है कि आए दिन यह सुनने को मिलता है कि हमारी जो हेल्थ पॉलिसी है उसके नेटवर्क में जो हॉस्पिटल्स आते हैं उसी में हम इलाज करा सकते हैं। हाँ जी। तो कई बार पॉलिसी खरीदने के वक्त कोई भी व्यक्ति यह नहीं देखता है कि उसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट कितनी बड़ी है या छोटी। बाद में अगर कभी जरूरत पड़ती है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो हमें पता चलता है कि जिस हॉस्पिटल में हम इलाज कराना चाहते हैं वह हमारी पॉलिसी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स में कवर नहीं होती है। तो ऐसे में उसे फिर जो है कि वो कैशलेस जो बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए क्या यह नहीं हो सकता है कि IRDA या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई ऐसा पॉलिसी बनाए कि ये नेटवर्क हॉस्पिटल जैसी कोई लिस्ट न रह जाए? अगर आपने एक पॉलिसी ले ली है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जो है इलाज करा सकते हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को कहा जाए कि आप 5 लाख रुपए पहले अपनी जेब से दीजिए और बाद में आपको मिलेगा, तो कि किसी भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम है, जो कि मतलब अरेंज करना बहुत मुश्किल है। तो डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप बोलें जो कि कैशलेस में, जिसमें ज्यादा आपको नेटवर्क मिले, आपके एरिया में एक्चुअली ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल मिले। दूसरी चीज है, इसमें IRDA की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को आगे चल के कैसे कंप्लीटली कैशलेस बनाया जा सके कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकें। आई थिंक उस तरफ डेफिनेटली काफी काम हो रहा है। तो आई थिंक कुछ 3 से 4-6 महीने में हमें उस बारे में एक अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। तो आई थिंक ये एक अच्छा कदम होगा। दूसरी चीज, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए आप कैशलेस, 2 तरीके के हॉस्पिटल हो गए। एक तरीके से कि कैशलेस हॉस्पिटल में तो आप जा सकते हैं, आप इलाज करा सकते हैं, आपको अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ते, मतलब विच इज ऑल्सो द रीजन आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं। जो बाकी नॉन कैशलेस, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में कहूंगा, उसमें भी आप इलाज करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इलाज नहीं करा सकते। हाँ, उसमें आपको रीइंबर्समेंट में जाना पड़ेगा। पहले अपनी तरफ से कस्टमर को अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से रीइंबर्स कराना पड़ेगा। तीसरा जो आजकल एक इंश्योरेंस कंपनीज ने एक लिस्ट निकाली है, विच इज बेसिकली कुछ ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल की। ये जरूरी भी है जानना कस्टमर्स के लिए, बट ये टिपिकली बहुत छोटे छोटे हॉस्पिटल जो कि एक तरीके से मतलब राइट रीजंस के लिए प्रॉबेबली वहाँ पे ओवर बिलिंग या एक्सेट्रा का जो एक तरीके से भार है जो इंश्योरेंस कंपनीज पे पड़ता है, वो भी एक है। बट डेफिनेटली एज वी गो अलॉन्ग, मतलब आज से 4 से 5-6 महीने बाद मोस्टली आप जैसा कि बता रहे हैं कि ये सारा सिस्टम बिल्कुल कैशलेस हो जाएगा। एंड हमें काफी उम्मीद है कि डेफिनेटली वो काफी कस्टमर्स के लिए, हर एक के लिए वो काफी एक बेनिफिशियल स्टेप साबित होगा। सर आखिरी में मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने पॉलिसी खरीदी और इलाज के लिए उसे जो है कि कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलती है, यानी उसे उस हॉस्पिटल में इलाज कराना है जो उस पॉलिसी के नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं आता है, तो दोनों में इलाज के खर्च के मामले में कितना फर्क आता है? मतलब कितना उसे फायदा मिलता है या कम मिलता है, ज्यादा मिलता है? नहीं, देखिए
इलाज का कैशलेस या नॉन कैशलेस से कोई कनेक्शन नहीं है। इलाज मतलब इलाज है, मतलब अगर कैशलेस या एक तरीके से नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल एक तरीका है पेमेंट ट्रांसफर का बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड लेट्स से कस्टमर एंड हॉस्पिटल। अगर कस्टमर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी जाता है तो उसको इलाज वैसा ही मिलेगा जैसा उसको मिलना चाहिए, मतलब बिकॉज वो तो एक तरीके से हॉस्पिटल का दायित्व है कि इस तरह का इलाज हो। बस इसमें ये होता है कि उस केस में इलाज में आप पहले पैसे अपने तरफ से जमा कराते हैं हॉस्पिटल के लिए, आप अपना मेडिकल रिकॉर्ड्स या बिल्स वगैरह सब अपना कलेक्ट करते हैं और वो आप फिर इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। तो इररिस्पेक्टिव कैशलेस हो या नेटवर्क हो तो आपका इलाज में कोई फर्क नहीं आता। इट्स जस्ट दैट कि आपका एक तरीके से पहले केस में जहाँ कैशलेस होता है वहाँ ऑब्वियसली सुविधा ज्यादा होती है क्योंकि आपको अपनी तरफ से कोई पैसे नहीं देने पड़े। दूसरे केस में आपको पैसे पहले अपनी तरफ से देने पड़ते हैं फिर इंश्योरेंस कंपनी से लेने पड़ते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या इलाज पर जितना खर्च आता है उसका 100% वो पेमेंट करती है? देखिए अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि ये बड़ा वैसा सवाल है कि ज्यादातर क्या होता है कि अगर कोई डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि जो कि किसी भी व्यक्ति को जानना चाहिए कि आपके इलाज पे, जैसे मान लीजिए अगर कोई रूम रेंट पे आपकी लिमिट 5,000 की है, आपने किसी ने 10,000 का रूम लिया है तो ऑटोमेटिकली उस पर डिडक्शन होगा। ठीक है, अगर आपकी पॉलिसी में इस तरह का रूम है कि आप कोई भी रूम ले सकते हैं तो आपका डिडक्शन उस सेंस में नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई को पेमेंट नहीं है पॉलिसी में, मान लीजिए आपकी पॉलिसी कहती है कि कैटरैक्ट के लिए आप 1 लाख रुपए ले सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बट कोई व्यक्ति मान लीजिए 1.25 लाख का कराना चाहता है कि ठीक है मैं मतलब बड़े हॉस्पिटल में या कहीं और जाके मैं 1.25 लाख में कराना चाहता हूँ, तो उस सेंस में इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से 1 लाख रुपए देगी। तो जो भी कस्टमर को पे आउट होगा वो एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस होगा। एक चीज जो आज की डेट में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने लॉन्च करी है जिसको कहते हैं कि कंज्यूमेबल्स का राइडर। जैसे पहले मान लीजिए कॉटन, ग्लव्स, पीपी किट, जैसे स्पेशली कोरोना के टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पहले कवर नहीं होती थी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में, जिनको कंज्यूमेबल्स कहा जाता था। अब काफी इंश्योरेंस कंपनीज ने एक एडिशनल राइडर लॉन्च किया है मार्केट में कि आप वो राइडर ले सकते हैं, 5-6% प्रीमियम आपका ज्यादा होगा तो आपको वो वाला खर्च भी आपका कवर हो जाएगा। तो हमने काफी केसेस देखे हैं जहां ऑलमोस्ट पूरा पे हुआ है, बट लेकिन अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस क्योंकि थोड़ी अलग अलग होती हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कस्टमर अपनी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस जान लें। धन्यवाद सर। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर यह रही सिद्धार्थ सिंघल जी के साथ हमारी बातचीत, और मुझे लगता है कि सिद्धार्थ जी ने कई ऐसे बातें बताई हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए, खासकर जिन लोगों ने अभी तक पॉलिसी नहीं खरीदी है या जिनके मन में हेल्थ पॉलिसी को लेकर कई सवाल चल रहे हैं, उन्हें सिद्धार्थ जी के साथ जो हमारी बातचीत है उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सिद्धार्थ जी, आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मनी कंट्रोल से बातचीत करने के लिए। आपको फिर से धन्यवाद हम देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।